गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा consequences ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर से, इस उपखंड से, इस चैप्टर के इस भाग से फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा वहाँ के कॉमन पीपल में एस्पिरिट भरने के लिए, उसमें जोश पैदा करने के लिए, कलेक्टिव अवेयरनेस पैदा करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आता है। तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी दिया गया है और इसको तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। अब जो भी बातें छात्रों, जो भी बातें उनके दरमियान में हुई, उसकी चर्चा डिटेल में मैं करना चाह रहा हूं। छात्रों, कहीं भी जब रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है तो यह तो एक दिन में नहीं होता है कि आज रातों रात भर दिए कान में किसी को और सारे लोग रोड पर आ गए। ऐसा नहीं होता है, परिस्थिति होती है। और जो यूरोपीय कंट्रीज है जहां पर पूर्ण निरंकुशवाद, एब्सोल्यूटिज्म था, निरंकुशवाद शासन व्यवस्था थी, तो राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जो वंश दर वंश नहीं हो रही थी, एकाएक कैसे हो जाता। और जो लोग रेवोल्यूशन की अगुवाई करते हैं वो बहुत सारी बातों को स्पिरिट भरने के लिए कहते हैं। और वे लोग उस समय में कौन कौन सा कार्य किए उसकी चर्चा तो मैं एक एक कर ही रहा हूं। पहली बात की सबसे है कि जब अपना, उससे पहले उन लोगों को यह परिचित कराते हैं कि तुम्हारे साथ अन्याय क्या क्या हो रहा है, इनजस्टिस कहां कहां हो रहा है। राजा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किस तरह तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और तुमको और पीछे धकेल रहा है, उससे परिचित कराते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उन लोगों के दिमाग में लाया कि भाई स्टेट जनरल के माध्यम से तुम्हारा किस तरह तुम्हारे वेलफेयर का काम होने ही नहीं देता है। तो जब अपनी सरकार बनेगी, हम लोग स्वतंत्र होंगे, तो ये सबको हटा देंगे। और मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि स्टेट जनरल की जगह रीनेम करके क्या किया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। अब देखो, स्पिरिट पैदा करने के लिए बहुत सारी बातें होती है। अपने याद है, तुमने एक पंक्ति हमको याद आती है कि इनकलाबी कभी मरते नहीं, जिंदा दफनाए जाते हैं, और 100 साल के बाद खोदो तो यूं ही जिंदा पाए जाते हैं। तुम देश के लिए लड़ रहे हो, 100 साल के बाद भी यदि कोई नाम लिया जाएगा तो तुम्हारे संदर्भ में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में हमारे जो कवि हैं वह लिखेंगे तुम्हारे बारे में, राइटर लिखेंगे कि अमुक आदमी ने अपनी शहादत दे दी किंगशिप को हटाने के लिए। और इसके बाद क्या होगा, ये क्या कैसे यह होगा, हमारे कुछ लेखक हैं, हमारे कुछ रचनाकार हैं, यह रचना करेंगे और इसके बाद ऐसा होगा। और हुआ भी। यह है कि तुम लोगों को, जो व्यापार लोग करते थे, व्यापारियों को ऐसे समझाया कि तुम लोग व्यापार करते हो,
एक जगह से दूसरी जगह बस्ती लाते हो, वस्तु को लाते हो, गुड्स लाते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, क्या होता है वहां भी टैक्स देना पड़ता है और यहां भी टैक्स देना पड़ता है और बीच में भी देना पड़ता है। तो इसको सबको खत्म कर देंगे। जो यानी जो बाधा आती थी, जिससे वो परेशान रहते थे, उस परेशानी को दूर करने के लिए उनके मन में इस भावना को भरता चला जाता था। जो किंगशिप है उसको खत्म होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करता था। जो वहाँ के लीडर्स थे, अगुवाई करने वाले लोग थे, उन लोगों को समझाते थे कि देखो, अपने यहाँ जो एक सिस्टम बना हुआ है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के जो लोग हैं और जो तुम लोग थर्ड स्टेट में आते हो, यदि तुमसे कोई गलती होती है या तुम लोगों से कोई गलती होती है और उसी तरह की गलती यदि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को से होती है, तो दंड जो है, पनिशमेंट जो है, वो अलग अलग होता है। तुम लोगों पर बहुत कड़ा पनिशमेंट होता है, कड़ा दंड होता है। उन लोगों पर मामूली होता है या नहीं होता है, उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की दोहरी नीति जब अपनी सरकार आएगी, जब यह किंगशिप खत्म होगा, तो यह सब कुछ नहीं चलेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात उसी समय से होती थी। देखो छात्रों, हर देश में जो अगुवाई करने वाले लोग होते हैं, जो लीडर होते हैं, उसके मन में बहुत सारी बातें होती है कि जब जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट यदि खत्म होगी, जो अत्याचारी है, जो जनता के हित में नहीं है, तो हम क्या क्या करेंगे। और जनता उससे त्रस्त रहती है, तो जनता स्वाभाविक बात है उसकी ओर मुड़ती है। लोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आंदोलन को और जुझारू बनाने के लिए देश अपना होगा, इस बात को वे लोग जोरदार तरीके से रखते हैं। हम वहाँ के लोग होंगे, देश होगा, हम वहाँ के नागरिक होंगे, हमारा अपना अधिकार होगा, इन सारी बातों से कह करके उनको आंदोलन कह रहे हैं, रेवोल्यूशन को और धारदार बनाते हैं, जुझारू बनाते हैं, जिससे कि बढ़ चढ़ के वह रेवोल्यूशन में भाग लें। छात्रों, जब देश होगा, जो अपना तो जो रॉयल स्टैंडर्ड, देखो कुछ बातें या कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो लोगों को, कॉमन पीपल को बिच्छू की डंक की तरह वह आंखों में लगता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उसके खिलाफ वह कुछ बोल नहीं सकता है, उसका विरोध नहीं कर सकता है। जैसे रॉयल स्टैंडर्ड, उसको देख करके कि वह उसका सिंबल है, उन लोगों को समझाया कि जब रेवोल्यूशन होगा, जुझारू होगा, जब किंगशिप खत्म होगा, तो ये रॉयल स्टैंडर्ड है उसको हटा करके अपना सिंबल लगाएंगे, जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक होगा। जहाँ कहीं देश विदेश में जाएंगे तो इसी झंडे से व्यापार करेंगे, इसी झंडे को लेकर हमारा जहाज जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह लोग इसको जानेंगे। छात्रों, जगह जगह पर, भारत में भी तुमने देखा होगा कितनी बोलियां बोली जाती है, कितनी भाषाएं बोली जाती है। उसी तरह फ्रांस में भी था, बोलियां बोली जाती थी, लोग एक दूसरे से कुछ समझ नहीं पाता था। अभी तुम लोग देखते हो, केंद्रीय विद्यालय मिनी इंडिया है और दक्षिण भारत के
कर्नाटक से, केरल से, तमिलनाडु से कुछ दो तुम्हारे साथी क्लासरूम में तुम्हारे साथ बैठते हैं, वो मलयालम में बोलते हैं, तुमको कुछ समझ आता है क्या? नहीं आता है। कन्नड़ में बोलता है, कुछ समझ आता है क्या? नहीं आता है। उसी प्रकार जो बोली है, जिसके कारण व्यापार से लेके देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बदले हम व्यापार ठीक से नहीं कर सकते, वहाँ का लैंग्वेज नहीं समझते, तो अपना देश होगा तो एक लैंग्वेज बनाएंगे, एक भाषा बनाएंगे, और वही भाषा से अनाउंसमेंट होगा जो सारे लोग समझ पाएंगे। और यही हुआ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच को दूसरी जो रीजनल लैंग्वेज थी, सारे रीजनल लैंग्वेज को हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज घोषित किया गया। छात्रों, जो भी चीज या जो भी प्रॉब्लम को, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो लगता है कि इसकी समाधान हो ही नहीं सकता है, तो लीडर उसको समझाते हैं कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, यदि आप में एकता है तब। तो राजा जो आपको का एक्सप्लॉइट करता है, राजा के शरीर में भी वही खून प्रवाहित हो रहा है जो आपके शरीर में हो रहा है। राजा कोई भगवान नहीं है। ये जो नोबल है, जमीन जो लैंड है, तो उसको हथियाए हुए है, और आप सालों भर कृषि करते हैं, आपको 2 दिन की रोटी भी नहीं मिलती, 2 शाम की रोटी भी नहीं आप खा सकते, और सालों भर काम करते हैं, और वह कुछ मेहनत नहीं करता है, और आपके द्वारा दिए गए अनाज से वह ऐशो आराम से जिंदगी, आपके दिया गया टैक्स से और आपके उपजाए गए अनाज से वह ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, यह नहीं चलेगी। जब आप आंदोलन में साथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फ्रांस के आंदोलन से, दुनिया के जो आंदोलन हो रहा था, लोग स्वतंत्रता की लड़ाई बाद में लड़े, वे फ्रांस से सीखे। भारत में भी कोई इससे अछूता है सो बात है नहीं। भारत में भी वहां से बहुत सारी बातों को सीखा। अब यह है कि गांधी जी केवल एक लीडर ही नहीं थे, वो फिलोसफर थे, और दुनिया के देशों में जो घटना घटती थी, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, अमेरिका में लोगों ने जब आज़ादी ली, तो उन सारी बातों को अपने जीवन से वे देखते थे, उनको व्यवहार में लाते थे और फिर लोगों में स्पिरिट भरते थे। तो वहाँ के जो लीडर थे, अब रेवोल्यूशनरीज जो थे, तुम्हारे मन में होगा रेवोल्यूशनरी का मतलब केवल जो लोग लड़ते थे वह नहीं, जो किसी रूप में हो, वह लेखक हो और उसके खिलाफ यदि लिखता हो, चाहे उसके भावना, जो जनता की भावना है उसको उभारने के लिए जो कुछ भी उसको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ लिखता हो, वह भी उसी की श्रेणी में आता था। अपने यहाँ क्या होता था, आज़ादी के पहले जो कुछ लिखते थे वो लोग को पकड़ के उसको जेल में, तो उसको स्वतंत्रता सेनानी नहीं कहते हैं, सो बात नहीं, वह भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी थे ही। तो उसी तरह कलाकार, कोई कलाकार है और वह कल्पना करता है कि यदि अपना देश होगा, हम किंगशिप खत्म होगा, तो यहाँ का दृश्य कैसा होगा, उसको वह परिलक्षित करता है। तो वह भी क्या कर रहा है, जनता को प्रोत्साहित कर रहा है, कॉमन पीपल में
को प्रोत्साहित कर रहा है कि आप आगे आएं और क्या करें, रेवोल्यूशन को में गति प्रदान करें। जब कभी भी कोई भी आंदोलन या रेवोल्यूशन कमजोर पड़ने लगता है तो अगुवाई करने वाले का दायित्व तो बनता है कि वह क्या करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे कि वह आंदोलन को, रेवोल्यूशन को जुझारूपन दे दें। अब एक ही देश में कि दोनों एक ही जगह के दोनों तरह के लोग हैं, थर्ड स्टेट के भी हैं, सेकंड स्टेट के भी हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कितना फर्क है। वे पढ़े लिखे लोग हैं, थर्ड स्टेट के भी, वो एडवोकेट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, देशों विदेशों में घूमते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन उनको टैक्स भी देना है और उनके प्रतिष्ठा उनके सामने में कुछ भी नहीं है। वो कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हैं। मान लीजिए सेकंड स्टेट के लोग, लेकिन वह लैंड का मालिक बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, और एक बात जो समझ लो कि जो लैंडलेस पीपुल है वो कैसे लैंडलेस हो जाएगा, किसी न किसी रूप से उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी ले ली गई होगी। तो इस तरह की भावना उसको, आप कैसे गरीब हो गए, उनको यह समझाया जाता है कि आप गरीब कैसे हो गए। गरीब आप इसलिए हो गए कि आपके फोर फादर पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और वह स्टिल अभी भी कंटिन्यू है। तो एक्सप्लॉयटेशन होगा, और जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा तो गरीब होंगे लोग, पुअर होते चले जाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेशन का होना स्वाभाविक बात है। तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। तो इस सारी बातों को उन्हें समझाया गया। छात्रों, अभी तक जो डिस्कशन हुआ उस डिस्कशन का समरी यह है कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे पहले इस बात को समझना नहीं पा रहे थे कि हम लोगों को समान हित या अहित किस में है। तो रेवोल्यूशनरी के द्वारा विभिन्न माध्यमों से उसको समझाने की यह बात कोशिश की गई और लोगों ने विभिन्न माध्यम से समझाया कि सभी को का हित और यह हित साथ रहने में ही है, और इसी को कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं, जिसका विकास रेवोल्यूशनरी ने किया।